हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म। मैं रितु, आप लोग के लिए मैं रोज क्लासेस लेकर प्रेजेंट हो जाती हूँ। तो सभी का वेलकम है फिल द फॉर्म पे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को, मेरे से पहले आप क्लास में प्रेजेंट हैं, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सभी को, सभी आ गए। मैं आज लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। और एक बार आप सभी बता देना कि मेरी वीडियो और वॉइस आप लोग के लिए क्लियर है कि नहीं है। ओके कर देना, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में रेगुलर रहिए, पूरी क्लास अटेंड करिए और अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। एक बार सभी ओके कर देना कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं आप लोगों के लिए। ओके, गुंजन जी ने बोल दिया ओके है, थैंक यू गुंजन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी मैं कि फिल द फॉर्म का हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ठीक है। गुड आफ्टरनून जरी। ओके, सभी चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी सी टेट और एच टेट की 2022 की बैच है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो ये तैयारी हो रही है हमारी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है, और जो ये लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए है ये बिल्कुल फ्री हैं। चलिए आज जो हम करने वाले हैं PYQ वो है 24 दिसंबर का सेकंड पेपर। कल जो हमने किया था पेपर फर्स्ट किया था, आज हम करेंगे पेपर सेकंड। तो सभी रेडी हो? सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जल्दी से जल्दी आंसर करना ताकि हम 30 क्वेश्चन कर सके। और अपनी स्पीड को जितना जल्दी हम बढ़ाएंगे ना, तो हम 30 नहीं, एक एक दिन में 60 क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं चाहती हूँ कि आपका हर स्टेट का मैं कराऊं, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जो मैंने आज ऐड कर दिया है आपके लिए, अगर इस क्लियर दिख रही हो, और ये PDF में भी मिल जाएगा आपको, जो हमारा पूरा सिलेबस है सी टेट का, ठीक है। तो सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो आप है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये PDF में भी मैं इसको डाल दूंगी। जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट थी ना कि सिलेबस क्या है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, मैंने इंग्लिश हिंदी में पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे कि विकास के बारे में उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आंसर सभी करना, आपके सामने आंसर 20 सेकंड के अंदर आ जाएगा, तो फटाफट सभी आंसर देना। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। Development is not affected by cultural changes. Development is lifelong process of change. Development follow a predictable patterns. क्वेश्चन नंबर 1 सभी को दिख रहा है तो आंसर करना। माही जी का आंसर आ गया है, फर्स्ट का बी बोल रही हैं, कुंजन बोल रही हैं हाँ। तो जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है। बाकी सब हमारा चलता है, जो नहीं है कि संस्कृति का विकास पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है नहीं पड़ता, आपको गलत को बताना था। हाँ,
सभी राइट हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, ओनली इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एंड ओनली इकोनॉमिक फैक्टर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है केवल अनुवांशिकता, केवल पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध और केवल आर्थिक कारक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सभी का आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सभी आंसर करना। 2 का सी बोल रही हैं गुंजन। हाँ, गुंजन का आंसर काफी फास्ट आ रहा है। माही ने भी आंसर कर दिया है। तो बिल्कुल राइट आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि दोनों का ही होता है। विकास जो परिणाम होता है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणात्मक परिणाम होता है। ठीक है। हाँ, लोत्सना अभी 1 का सी दे रही हैं। लग रहा है मुझे थोड़ा सा पीछे हैं, तो उसको कवर कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ गए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। A stage in development when a organism can most rapidly acquire a particular skill of characteristics is called sensitive period, zone of proximal development, development delay या cognitive stagnation। थर्ड का सभी करना कि विकास में एक चरण जब एक जीव सबसे तेजी से एक विशेष कौशल प्राप्त कर सकता है या विशेषता डैश कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ओके, कोई बात नहीं जो सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया है आंसर। गुंजन ने बोल रही है 3 का 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि विकास का एक चरण जब जीव सबसे तेजी से एक विशेष कौशल को प्राप्त करता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे तेजी से होता है। और ये जो विशेषताएं होती हैं वो किस अवधि की कही जाती हैं। संवेदनशील अवधि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास में देरी या संज्ञानात्मक ठहराव। तो यहाँ पे जो लोग सब लोग बी बोल रहे हैं, तो ये हमारा सेंसिटिव पीरियड होगा। ये विशेषता है सेंसिटिव पीरियड। और सेंसिटिव पीरियड किसको बोला गया है? आपके 0 to 5 ईयर को, ठीक है ना। इसमें जो हमारा आता है इन्फेंसी पीरियड और अर्ली चाइल्डहुड दोनों आता है। सबसे संवेदनशील अवधि अगर किसी को मानी गई है वो इसी को मानी गई है। द सेंसिटिव पीरियड इन्फॉर्म बर्थ टू 5 ईयर विच कवर्स द इन्फेंसी स्टेज एंड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड। हाँ, सबिता समर ने आंसर किया। हाँ, ज्योत्सना ने भी राइट आंसर किया। मीला कुमारी, प्रियंका कुमारी, हाँ आप लोग का आंसर राइट आ रहा है। जो संवेदनशील अवधि की बात हो रही है वो कौन सी होती है? इसमें जो सबसे विकास जो होता है सबसे चरम पे होता है, सबसे ज्यादा विकास जो होता है वो इसी समय किया जाता है। और सबसे तीव्र अगर वृद्धि होती है वो प्री नेटल एज में होती है। अगर गर्भावस्था भी दिया हो, गर्भाधान के समय, तो बच्चों का विकास उस समय सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर उसको हटा दिया जाए तो जो शैशवावस्था होती है उसमें होता है। फिर जाके किशोरावस्था में वही विकास की रफ्तार बढ़ती है। लेकिन हर विकास के मद्देनजर अगर किसी को देखे तो हमारी जो शैशवावस्था होती है सबसे संवेदनशील अवधि होती है, क्योंकि उसमें बच्चे को जो सीखना, एक्वायर करना होता है ना, वो अपने इन्वायरमेंट से सब कुछ सीख लेता है। तो जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों का एक समूह एक डांस रियलिटी शो में अपने नाटक का आधार बनाता है। एक जज की नकल करते हुए जफर एक स्टेज पर चढ़ता है। टिप्पणी देते समय टेबल पर तालियां बजाता है। ठीक है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी एजेंसी को चित्रित किया गया है? कोई बात नहीं जरीन, गलती हो गया, कोई नहीं, हम लोग हैं ही सुधारने के लिए, है। ठीक है। A group of children base their play on a dance reality show imitating जो जज है जिराफ, climb up the table, clap while giving comment. Which agency of socialization is illustrated in this example?
4 का ए माई बोल रही है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका कि वो देखकर उसकी तरह नकल उतारा, यानी मीडिया में देख रहा है जो भी वो उसके वहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा जो सोशलाइजेशन होगा वो मीडिया से होगा। ठीक है ना? शैक्षिक संस्थान नहीं होगा रोहित, ये जो होगा वो मीडिया होगा, क्योंकि वो टीवी देख रहा है, रियलिटी शो देख रहा है, तो वो मीडिया पे ही देख रहा है ना, जो हमारा टीवी है या जो भी हो मोबाइल पे जिस पे वो देख रहा है, तो वो सोर्स हमारा मीडिया होगा। ठीक है, शैक्षिक संस्थान कहाँ से होगा? अगर वो जज को देख रहा है, रियलिटी शो की बात हो रही है डांस की, तो आप सभी को पता है ये सब कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नहीं होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बाद विकास के किस चरण में अवधारणाएं काल्पनिक की आवश्यकता है कटौतीतात्मक तर्क छात्रों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ये किस स्टेज की बात हो रही है? सेंसरी मोटर यानी संवेदीय गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट परिचालन यानी कि मूर्त प्री ऑपरेशनल हो गया आपका पहले वाला, कॉन्क्रीट वाला हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक परिचालन ये आपका सही दिया। इंग्लिश में कभी कभी उतारने पे डायरेक्ट वो वही ले लेता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल हो गया आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो जिसमें बच्चा क्या करता है, डिडक्टिव रीजनिंग कर रहा है, फॉलोइंग जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स रिक्वायरिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग शुड बी प्रेजेंटेड टू अ स्टूडेंट। 5 का डी, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आपका, जो इसका आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 5 का ए नहीं होगा मिला, जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा फॉर्मल, जब बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है यानी अमूर्त रूप से चीजों को सोचने लगता है, तो वो हमारा जो आता है आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए हाँ ज्योत्सना आपका भी आंसर सही है, लखन, शबिता सभी ने आंसर सही किया है। ठीक है, मीला ने ए बोला था तो मैंने उसको क्लियर कर दिया, और अनामिका जी भी ए बोल रही हैं, तो ए नहीं होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव मोनोलॉग हैज बीन गिवन बाय जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की या जोरोम ब्रूनर या अल्बर्ट बेंडूरा। सामूहिक एकालाप की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई है? जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, जेरोम ब्रूनर या अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करना, फटाफट आंसर करना। यहाँ पे जो वर्ड दिया है इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपका कलेक्टिव मोनोलॉग की जो बात करी थी वो आपके वो जब बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, जब खुद से बातें करते हैं, खुद में खोए रहते हैं, तो ईगो सेंट्रिक की किसने बात करी थी? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव मोनोलॉग इज गिवन बाय जीन पियाजे, और ये किस स्टेज में ये बात कही गई थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चे जब अकेले में बातें करते हैं, तो वही चीज को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ईगो सेंट्रिक होते हैं, अनसोशलाइज्ड होते हैं, मतलब खिलौने से बात करना, खुद में बातें करना। बहुत लोग, आप लोगों ने देखा होगा घर में बच्चों को कि छोटे बच्चे अक्सर ये करते हैं। जो ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कितने ईयर की होती है? फटाफट आंसर करना। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो ईयर जीन पियाजे जी ने बताया था वो क्या है? हाँ, सुमन ने आंसर किया है 6 का ए, सही है। 6 का बी मैक्सिमम लोगों ने बोला, लेकिन सामूहिक एकालाप जो है ना, कलेक्टिव मोनोलॉग जो इसकी बात कही गई ना, ईगो सेंट्रिक अनसोशलाइज्ड, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है जो जीन पियाजे जी ने कही थी। ठीक है,
हाँ, माही ने बोला 2 to 7 ईयर, बिल्कुल सही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 to 7 ईयर होती है। इसमें बच्चे उन्होंने ईगोसेंट्रिक माना और लेव वाइगोट्स्की जी बोलते थे कि बच्चे खुद को डायरेक्ट करने के लिए ऐसे स्पीच करते हैं, तो उन्होंने इसको प्राइवेट स्पीच बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वाइगोट्स्कियन कक्षा में जब सहपाठियों को एक छोटा सा समूह एक आम दिशा तक पहुंचने में काम करता है तो लक्ष्य में संलग्न है। वो किस चीज में संलग्न है? पारस्परिक शिक्षण, सहकारी शिक्षण, मचान या आंतरिक भाषण। In a Vygotskian classroom, when a small group of classmates work toward reaching a common goal, they reach engaging in डैश। आंसर करना सभी। हाँ, सुमन यादव ने भी आंसर किया है, सविता ने, सभी ने सही किया है। 2 to 7 ईयर होता है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 7 का सी बोल रही हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं माही तो स्कैप फोल्डिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है कि सहपाठियों का समूह है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि सहपाठियों का यानी जो पीयर्स ग्रुप है वो एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए एक लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। तो कोऑपरेटिव टीचिंग की भी बात आपके लेव वाइगोट्स्की में जी ने बात की, कोलैबोरेट होके कार्य करते हैं और साथ में करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। और मैं बात करूँ तो सविता समर ने जो आंसर किया है बिल्कुल राइट किया, गुंजन ने भी आंसर सही किया है। ठीक है, हाँ, ज्योत्सना ने भी आंसर सही किया, माही ने अभी करेक्ट कर लिया। ठीक है, हाँ, सुमन ने भी सही किया है। सुमन ने डी बोला, सॉरी, बी होगा इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो बी होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग आंसर सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि लेव वाइगोट्स्की बिलीव दैट children should not be given any help while doing task even when the tasks are new from them। ठीक है, वाइगोट्स्की के बारे में जो बात कही गई है वो सही बताना। दो गलत हो गए, कोई बात नहीं। सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर थोड़ा सा लेवल टफ इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है ना, हाँ, गुंजन जी का सही था। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आगे बढ़ना। ठीक है, बच्चों को टास्क करते समय भी कोई मदद नहीं देनी चाहिए जब उनके लिए टास्क नए हो। बच्चों को संकेत देकर या अग्रणी पूछकर समस्याओं को हल करते समय मचान किया जाना चाहिए। तो कुछ लेव वाइगोट्स्की जी के क्या हैं की पॉइंट्स, आप स्कैप फोल्डिंग देख लेना, इस प्राइवेट स्पीच देख लेना ना, तो फटाफट आंसर कर देना। ठीक है, बच्चों के साथ किसी भी बातचीत के बिना अपने दम पर समस्याओं को काम करने की अनुभूति दी जानी चाहिए शिक्षकों द्वारा। बच्चों को शिक्षक द्वारा उन्हें उपयुक्त प्रदान करने वाले कार्यों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना या भौतिक पुरस्कार देना। क्वेश्चन नंबर 8 सभी को दिख रहा है तो फटाफट आंसर करना। माई का आंसर आ गया 8 का बी, बिल्कुल सही है। बच्चों को संकेत देकर या अग्रणी में से पूछ के कि तुमको कितना पता है, क्या पता है, वहां पे थोड़ी सी हम हिंट प्रोवाइड कर देंगे जो स्कैप फोल्डिंग का कार्य करता है, जो एक टेम्परोरी हेल्प होता है। जब बच्चा कार्य को खुद से करने लगता है तो इस टेम्परोरी हेल्प को हटा लिया जाता है और उसे स्वयं कार्य करने दिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हमारा 2 होगा। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है, 8 का बी बिल्कुल सही है। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी अच्छे से आंसर कर रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा तो फटाफट सभी आंसर करना कि कैरोल गिलिगन जो थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था लेविट्सकी को थ्योरी को। ठीक है ना, सॉरी, कोहलबर्ग को। तो आपको बताना है कि क्या था वो। तर्क दिया कि स्त्री नैतिकता एक देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अवमूल्यन है।
कोहलबर्ग के सिद्धांत में प्रस्तुत देखभाल और न्याय की अवधारणा से सहमत है। आलोचना की कि कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। 2 और चरणों को शामिल करने के लिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत पर विस्तार किया। Argued that feminine morality emphasizes an ethic of care that devaluate in Kohlberg's theory of moral development, agreed with the conception of care and justice as a presented in Kohlberg's theory। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन ना? 9 का बी बोल रहे हैं, गुजर ने बोला है 9 का बी। तो जो इनकी थ्योरी को मेन क्रिटिसाइज किया था कैरोल ने, तो वो इसी पे किया था कि इन्होंने बोला कि जो स्त्रियों का कार्य होता है वो देखभाल का होता है और पुरुषों का कार्य क्या होता है, नैतिकता पे ध्यान देना, न्याय पे ध्यान देना। तो इन्होंने स्त्रियों को अपने जो रिसर्च किया उस पे कम आंका, तो इनको मेन जो क्रिटिसाइज किया इन्होंने इसी पे किया। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हमारा फर्स्ट ही बनेगा। ठीक है, सहमत नहीं थे, कोहलबर्ग से सहमत नहीं थे। आपके सेकंड में दिया है सहमत थे, तो वो सहमत नहीं थे इस थ्योरी से। ठीक है, बी सभी बोल रहे हैं, लेकिन यह इस अवधारणा से सहमत है दिया है, सहमत नहीं थे कि स्त्रियों का कार्य केवल देखभाल करना है और पुरुष का कार्य नैतिकता या न्याय पर काम करना है। तो जो फर्स्ट होगा, तर्क दिया कि स्त्री नैतिकता का एक देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है, जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अवमूल्यन है। ठीक है, जरीन ने किया है, ज्योत्सना प्रधान, हाँ, लखन ने भी ए कहा है, रोहित ने ए कहा है, प्रियंका ने भी ए कहा। हाँ, अभी सही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अली आपका अगर गलत हो गया तो उसमें दिया सहमत है, जो कि वो इनके सिद्धांत से असहमत थे इस बात से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र के अधिवक्ताओं का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव सीखने की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय है। कक्षा में शिक्षकों के निर्देश का वर्चस्व होना चाहिए। स्कूल के बाहर बच्चों के अनुभव सीखने के लिए अप्रासंगिक हैं। बच्चों को स्वतंत्र रूप से तर्क और सोचने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप लोग के लिए इसीलिए तो प्रैक्टिस सेट हो रहा है कि आप अपनी कमियों को खुद ही देखो और पहचानो। ठीक है ना, कोई बात नहीं गलत हो गया तो। जितनी हम मिस्टेक्स करते हैं उतना हम सीखते हैं। तो हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, कुछ नया बता के जाएगा, बस आप उस पे ध्यान देना। 10th का सभी आंसर करना, 10th का बी बोल रहे हैं। Advocates of child-centered pedagogy believe that child-centered pedagogy क्या बिलीव करती है? गुंजर बोल रही है 10th का बी। तो कक्षा में केवल शिक्षकों के निर्देशों का वर्चस्व होना चाहिए। क्लासरूम शुड बी डोमिनेटेड बाय इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ टीचर। जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही हो, तो हमेशा हम क्या रखते हैं, बच्चों को केंद्र में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल टीचर को ही अथॉरिटी के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्कूल के बाहर बच्चों के अनुभव सीखने के लिए अप्रासंगिक है। कहाँ से अप्रासंगिक है? वो तो प्रासंगिक होते ना। हमें जो नई शिक्षा नीति जो 2005 की जो करिकुलम फ्रेम बनी है, उसमें कहा गया है बच्चों के जो एक्सपीरियंस है बाहर के अनुभव से जोड़ना है और उनके जो अनुभव हैं उन्हें भी लर्निंग में हमें शामिल करना है। ठीक है, और बच्चे स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं ऐसा तो उम्मीद ही नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, उनके व्यक्तिगत अनुभव जो वो लेके आते हैं उनको केंद्र में रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है ना, जो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा वो ए होगा। ठीक है ना, आपके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात हो रही है कि क्या मानता है वो। हाँ, 10th का ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है एक विशिष्ट प्रकार की खुफिया जानकारी के रूप में शामिल। कौन सी इसमें से उनके जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी उसमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडक्ट एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। 11 का सभी आंसर करना। माई के 3 रॉन्ग हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप सब ना तो सभी क्लियर कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करिए। 11 का दिख रहा है आपको? स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कौन सा नहीं है? ये भी क्वेश्चन पे दिया जाए। कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो जल्दी में पढ़ लेते हैं और नॉट को भूल जाते हैं, तो हमें राइट वाला आंसर दिखने लगता है और लगता है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, किस पे हम टिक करें। रोहित कुमार बोल रहे हैं ए। रोहित, आप मेरे से बहुत पहले से जुड़े हैं और हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में। ठीक है ना? स्थानिक बुद्धिमत्ता यानी जो किसी भी क्षेत्र को या विषय वो जगह को देख के उसकी आकृति अपने दिमाग में बनाकर एक अच्छा चित्र निर्मित कर सकते हैं, वो होते हैं स्थानिक बुद्धिमत्ता वाले। तो ये उन्होंने दी थी। ठीक है ना? और शारीरिक काइनेस्थेटिक जिनका अपने बॉडी के मसल्स पे अच्छा कंट्रोल होता है, जैसे हमारे डांसर हो गए, एथलीट हो गए, काफी बार एक्सप्लेन किया है। प्राकृतिकवादी बुद्धि जो प्रकृति से रिलेट होते हैं। हाँ, माही हाँ सही है, सबिता ज्योत्सना। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात इन्होंने नहीं कही थी। ये तीनों उनकी बुद्धिमत्ता में आते हैं। 8 प्रकार की इन्होंने बताई थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, गुंजन। ठीक है, चलिए। हाँ, अली ने भी डी बोला है। ठीक है, डॉक्टर एक्स काशिम अली। चलिए, आपका भी आंसर सही है। हाँ, इसका जो राइट आंसर था वो इसे था। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिडिल स्कूल में लैंगिक असमानताओं को कम करने में सहायक होगा? लिंग पृथक बैठने की व्यवस्था को बढ़ावा देना, अनुरूपतावादी लिंग भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करना, लिंग को प्रोत्साहित करना, स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादिता, लचीलापन, मॉडलिंग लिंग टाइप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग जेंडर डिस डिस प्रैक्टिस डिस्पैरिटीज इन मिडिल स्कूल। ठीक है, थैंक यू सुमन। निम्नलिखित में से कौन सा मिडिल स्कूल में लैंगिक असमानताओं को कम करने में सहायक होगा? प्रमोटिंग जेंडर सेग्रीगेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, फोकसिंग ऑन कंफर्मिस्ट जेंडर रोल, इनकरेजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडलिंग जेंडर टाइप। 12 का सी बोल रहे हैं लखन। रोहित भी सी बोल रहे हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो हमारा सी होगा कि लिंग जो जेंडर उसको है उसको हमको प्रोत्साहित करना, लचीलापन बनाना है कि ये जो है ये गलत अवधारणाएं हैं, इसको हमें हटाना है क्लास से। ठीक है, हाँ, सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शिक्षार्थियों की पसंदीदा शिक्षण शैलियों में व्यक्तिगत मतभेद होना चाहिए, सम्मानित, उपेक्षित या टाला जाना या बर्खास्त करना। Individual differences in the preferred learning style of learners should be by the teacher respected, ignored, avoided या dismissed।
आंसर करना सभी। कोई बात नहीं गुंजन। अभी जो क्वेश्चन आप करेंगे तो आप फिर आपके दिमाग में होगा कि मैंने इसका गलत किया था। फिर से कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर आप कभी उसको गलत नहीं करोगे। 13 का दिख रहा है, जरीन का आंसर आ गया ए। गुंजन बोल रही है बी। रोहित बोल रहे हैं ए। तो अगर होगा शिक्षार्थियों की पसंदीदा शिक्षण शैलियों के व्यक्तिगत मतभेदों को हमें टीचर्स को क्या करना है कि वो जिस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं, हर बच्चे की पढ़ने की अलग-अलग वो होती है ना, हर बच्चा एक तरीके से नहीं पढ़ सकता, एक तरीके से नहीं समझ सकता, तो सबकी अलग-अलग कुछ ना कुछ होती है। कोई बच्चे पढ़ के चीज़ों को करते, कोई बच्चे देख के, कोई लिख के, है ना? तो सबकी एक अपनी स्टाइल होती है पढ़ने-लिखने की। तो इस डिफरेंस को टीचर को उसे क्या करना है, सम्मानित करना है कि वो जिस तरह से पढ़ना उसके लिए कंफर्टेबल है, उसको कंफर्टेबल जोन में पढ़ाना है कि ये उसके शिक्षण का है। अगर कोई बच्चा लिख कर याद करना चाहता है तो हम उस पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तुमको लिख के नहीं याद करना, तुमको रट के ही याद करना है, पढ़ के याद करना है ना? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है? हाँ। मीला कुमारी बी आंसर नहीं होगा, ए होगा। ठीक है? हाँ, चलिए सुमन यादव बोल रही हैं 13 का डी, तो 13 का डी नहीं होगा इसका, जो होगा हमें उसके जो भी वो लर्निंग स्टाइल है ना, उसको एप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ाना है, रिस्पेक्ट करना है उस चीज़ को। ठीक है? जिमिन क्वीन जो हैं हाँ, अभी आपने आंसर सही किया, पहले आपने गलत किया था। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct in the context of the holistic 360-degree multidimensional report proposed by Assessment of Student National Education Policy 2020? The report will include self and peer assessment. The report will include progress of student in the cognitive, affective, and psychomotor domain. The report will form an important link between home and school. The report will focus on individual work only and not include group work. क्वेश्चन नंबर 14 सभी के सामने है तो सभी फटाफट आंसर करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समग्र 360 डिग्री के संदर्भ में सही नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक बहुआयामी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी, उसमें से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का सभी आंसर करना। रिपोर्ट में सेल्फ और पीयर असेसमेंट शामिल होगा। रिपोर्ट में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर यानी जो मनोवैज्ञानिकों में होता है ना, साइकोमोटर में छात्रों की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और स्कूल के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनाएगी। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्य पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसमें समूह कार्य को शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, गुंजन ने आंसर कर दिया, रोहित सभी ने आंसर हाँ, सभी कर रहे हैं फटाफट आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर आप कर रहे हैं। तो उसमें केवल व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान नहीं किया और समूह के कार्यों की बात नहीं हुई है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू एसेस क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा छात्र के बीच महत्वपूर्ण सोच का आकलन करने का एक प्रभावी तरीका है? छात्र को प्रश्न पूछने और उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों द्वारा पुनरावृत्ति और याद की सटीकता का परीक्षण करें। निरीक्षण करें कि बच्चे शिक्षक के प्रत्यक्ष निर्देशों को कितनी बारीकी से सुनते हैं। पाठ्य पुस्तक से अंशों की नकल में छात्रों की त्रुटियों का विश्लेषण करें। सुमन बोल रही हैं 14 में से आपके 7 सही हैं, तो 7 आउट ऑफ 14 करना चाहिए ना। माही बोल रही हैं 15 का ए। कुंजन बोल रही हैं सी।
तो आप सी बोल रही हैं कि निरीक्षण करें कि बच्चे शिक्षक के प्रत्यक्ष निर्देशों को कितनी बारीकी से सुनते हैं। अगर इफेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग जो आपको करानी है, तो उसमें क्या कराना है कि छात्रों को प्रश्न पूछने और उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। बच्चों को हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कहेंगे, उनकी जो थिंकिंग होगी, सोच होगी, वो ज़्यादा बढ़ेगी, वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना? तो वो चीज़ कर रहे हैं, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, तो इस चीज़ को हमें प्रोत्साहित करना है क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। इनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड एनालाइज देयर रिस्पॉन्स। हाँ, माई बोल रही है अभी तक तो मैं बारीकी से सुन ही नहीं पाई। चलिए वहां नहीं सुनी, पर यहाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर को अपने दिमाग से क्रिटिकल थिंकिंग से देना, ठीक है? निर्देश को भी फॉलो करना, उसके बाद खुद को सोच के करना, ठीक है? फिर दिमाग पे जोर डालना, अपने दिमाग पे जोर डालना, हर चीजों को खोजना, ढूंढने के लिए करना। और माही जी के लिए एक बात मैं बता दूं, मेरी बेटी जो ईवीएस का क्लास लेती है, अवनी, आपको बोलती है कि माही दीदी क्लास में बहुत आंसर करती हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं। ठीक है माही, ये मैसेज था छोटा सा मेरी बेटी की तरफ से, जो क्लास 6 में है, आपके लिए बोल रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिसएबिलिटी रिक्वायर्स। हाँ, सुमन आपने जो वो किया था ना, वो गलत किया था, इसीलिए मैंने बोला था। चलिए 16 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। विकलांग छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है। दुर्गम बुनियादी ढांचा, अवसरों में असमानता, भागीदारी के लिए बाधाएं या गैर भेदभाव। हाँ, वो मेरी बेटी है, क्लास 6 में है माही वो, और अपने ओलंपियाड साइंस का इसका ओलंपियाड है 1 दिसंबर को, उसी की तैयारी कर रही है। सिक्सटीन का ए बोल रहे हैं। विकलांग छात्रों को शामिल करने की क्यों आवश्यकता है? दुर्गम बुनियादी ढांचा के लिए। सभी ए बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इन एक्सेसिबल इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने बड़े वर्ड्स ना मुझे बोलने में बहुत तकलीफ, ज्यादा बड़े वर्ड्स में ना मेरी जबान पूरी लड़खड़ा जाती है। 16 का डी, हाँ बिल्कुल सही आंसर अभी करी है माही, कि 16 का डी होगा, गैर भेदभाव रखना, यानी उनके अंदर जो हमें है भेदभाव नहीं लेके आना है विकलांग छात्रों के अंतर अंतर ना। हाँ, सभी इसमें अवसरों में असमानता, अगर हम उन्हें इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे तो गलत होगा। बैरियर्स टू पार्टिसिपेंट्स, हमें ये भी नहीं करना, बैरियर्स भी उनके लिए देना। नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो होगा ना, हमें वही उनके लिए करना है कि सभी के लिए एक समान रखना है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 4 होगा। अवधेश जी बोल रहे हैं 15 का ए। अच्छा, आप लग रहा है थोड़ा सा पीछे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो अभी हम बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, अभी हम 17 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो डिफिकल्टीज इन रीडिंग, सभी को पता होगा इसका। मिरर इमेज, कंफ्यूज एंड रिवर्सिबल ऑफ लेटर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन। पढ़ने में कठिनाइयां, दर्पण छवियों छवियों में भ्रम और अक्षरों की उलट की विशेषताएं हैं ऑप्शन। ध्यान घाटे की सक्रियता विकार, डिस्कैकुलिया, डिसलेक्सिया या आत्मकेंद्रितता।
रोहित कुमार बोल रहे हैं मैम ईवीएस के क्लास में आपकी बेटी लेती है मैम। हाँ, ईवीएस की क्लास सोनाली मैम की जो चलती है ना, उसमें मेरी बेटी जाती है, क्योंकि इसको साइंस बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, और इसने ओलंपियाड में साइंस को ही चुना है। तो इसको साइंस जहाँ भी अच्छा लगता है वो हर क्लासेस में जाती है बुक्स पढ़ना, इसको साइंस बहुत ही पसंद है, इसलिए वो उस क्लास में जाती है। प्रियंका लेट हो गई आज प्रियंका आप। गुड आफ्टरनून प्रियंका। 17 का सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का। जो इस तरह की होती है डिफिकल्टीज इन रीडिंग, रीडिंग देख लेते तो पता चल जाएगा कि ये डिसलेक्सिया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोकोमोटर डिसेबिलिटी challenges to learn and display skill of problem solving, understand verbal communication, execute distinctive activities, associate with shifting of object, participate in game based on construction। लोकोमोटर विकलांगता चुनौतियों को रोकती है, जाने और समस्या को सुलझाने में कौशल प्रदर्शित, मौखिक संचार को समझने, वस्तुओं के स्थानांतरण से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों के निष्पादित करें, एकाग्रता के आधार पर खेलों में भाग लें। हाँ प्रियंका, अगर राइट टाइम से आएंगी तो सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हो जाएंगे, वैसे कोई बात नहीं, आप बाद में भी वीडियो को देख सकती हैं। और जो लोग जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि पहले इतने अच्छे बच्चे आ रहे थे, 30 से अब आ रहे थे, अभी कम आ रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी जो कोशिश है पढ़ाने की वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। अच्छा ठीक है माही, पॉसिबल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी जो मेरी बेटी है अभी 11 साल की है, वो 18 का सभी आंसर करना, 18 का सी। तो जरीन बोल रही है 18 का सी बिल्कुल राइट आंसर किया है। लोकोमोटर यानी जो भी उसके शारीरिक क्रिया है ना, वस्तुओं के स्थानांतरण जैसे वो गतिविधियां करती हैं, उस चीज को बोला जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो 18 का सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। असाइनमेंट पूरा करने के लिए एक आवश्यक लेखन की मात्राएं बढ़ाएं। लेखन में अनियमितताओं के लिए छात्रों की आलोचना करें। छात्रों को सीमित समय में लेखन कार्य पूरा करने के लिए कहें। मूल्यांकन के मौखिक तरीकों का उपयोग करें। डिस्ग्राफिया यानी जिन बच्चों को लिखने से संबंधित होती है ना प्रॉब्लम, कठिनाई, उसकी बात हो रही है कि इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसग्राफिया अ टीचर शुड इंक्रीज the amount of writing required to complete an assignment, criticize the student for irregularity in writing, ask a student to complete writing work in restricted time, use oral modes of assessment। प्रियंका ने आंसर कर दिया है 23, 19 है हाँ। तो इसका जो होगा ना, जिन बच्चों को लिखने से संबंधित अगर दिक्कत है, वो लेखन कार्य ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे एक टीचर को क्या करना है कि उसका जो मूल्यांकन होगा वो क्या करेंगे, मौखिक रूप में लेंगे, है ना। क्योंकि जब उसके लिखने, उसके हाथ उंगलियों में जो किसी तरह के होते हैं ना, वो उस पर केंद्रित नहीं कर पाते, ठीक से नहीं लिख पाते हैं, तो ये कहीं तरीके से अच्छा नहीं है कि हम उसको अधिक से अधिक लिखवाएं, उसके सही से ना लिखने पे उसकी आलोचना करें और बोले कि नहीं तुमको इतने टाइम के ड्यूरेशन में ही इस कार्य को कर लेना है, तो ये सब गलत होगा। तो वहां पे जो उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, वो उसके पास आईक्यू कम है, उसको सब कुछ पता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन के मौखिक तरीकों का उपयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो डी होगा। हाँ, सभी ने आंसर, गुंजन, लखन, प्रियंका, यहाँ पे दो दो प्रियंका हैं, ठीक है ना, प्रियंका ध्रुवी और प्रियंका कुमारी।
हाँ, डॉक्टर काशिम आपने भी बिल्कुल सही किया है आंसर, ज़रीन ने भी आंसर सही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रतिभाशाली छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। यहाँ पे जो टैलेंटेड और गिफ्टेड तो ना दोनों वर्ड को हिंदी में प्रतिभाशाली ही बता दिए। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइड विथ teacher appropriate learning opportunity only, assignment based on recall of facts only, challenging learning environment या close and constant monitoring for all task। शिक्षक न केवल सीखने के अवसरों को मंजूरी मतलब केवल सीखने के अवसरों को मंजूरी देना, केवल तथ्यों को याद करने के लिए याद के आधार पर असाइनमेंट देना, चुनौतीपूर्ण सीखने का वातावरण या फिर सभी कार्यों के लिए करीबी और निरंतर निगरानी। हाँ, तो प्रियंका ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया है कि इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा, हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो चुनौतीपूर्ण सीखने के वातावरण होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखिएगा। छात्रों के बीच वैचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को विकल्पों से बचना चाहिए। किस तरह के विकल्पों से बचना चाहिए? छात्रों में किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के लिए पूछना, जटिल से सरल करने के लिए अनुक्रमण विषयों या छात्रों के उप अवधारणाओं के बीच संघ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। बचना चाहिए, किस तरह के उससे बचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर करना। टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एमंग स्टूडेंट, अ टीचर शुड अवॉइड asking student for different way of solving a problem, sequencing topic for complex to simple, encouraging student to establish associate between sub concept, focusing on procedural knowledge। 21 का भी बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आ रहा है। जो 21 का हमारा राइट आंसर बनेगा वो भी ही होगा, ठीक है। कि जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर करते हैं ना, तो हमारा जो राइट आंसर होगा बचना है इससे, तो वो यही होगा, जटिल से सरल करने के अनुक्रमण विषयों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों के बीच में क्या बोलेंगे मेटाकॉग्निटिव कौशल को बढ़ाने में सहायक होगा, ठीक है। दी गई समस्या को हल करने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए थे? पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक क्या हैं? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? मानचित्र और ग्लोब के बीच में अंतर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर इनहेंसिंग मेटाकॉग्निटिव स्किल एमंग स्टूडेंट? What steps were followed by you to solve the given problem? What are the various components of ecosystem? What is the chemical formula of water? What are the difference between a map and a globe? 22 का सभी आंसर करना। गुंजन ने बोला 22 का बी, रोहित बोल रहे हैं बी। 92 का ए आ रहा है आंसर, प्रियंका बोल रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेटाकॉग्निटिव यानी बच्चों को खुद से कार्य करने के लिए, हम क्रिटिकल थिंकिंग की ही बात हो रही है कि हम बच्चे को खुद से कार्य करने के लिए कितना उसको प्रेरित करें। तो यहाँ पे जो सहायक होगा वो क्या होगा? दी गई समस्या को हल करने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए थे? व्हाट स्टेप्स वेयर फॉलोड बाय यू टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है ना। जो राइट आंसर हमारा बनेगा इसका फर्स्ट ही बनेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
Which of the following is capable of facilitate meaning learning of student? निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के लिए सार्थक सीखने की सुविधा के लिए अनुकूल है? खोज, सीखने और ज्ञान निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण, छात्रों के बीच संस्मरण कौशल पर विशेष ध्यान, छात्रों के बीच एक प्रतियोगिता उन्मुख दृष्टिकोण का समावेश, शिक्षाविद जो मुख्य रूप से शिक्षक हैं मतलब शिक्षक केंद्रित हो गया यहाँ पर। An environmental conducive for discovery, learning and construction of knowledge, inclusive focus of memorization skill among student, inclusion of the competition oriented attitude among student, pedagogical pedagogies which are majorly teacher centered. Thank you, Suman. अगर क्लास अच्छी लगे तो सभी लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो कि सभी लोग आए क्लास में, सभी इसको ज्वाइन करो, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। 23 क्वेश्चन चल रहा है गुंजन, 24 नहीं 23 चल रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आपका जो इसका आंसर होगा, खोज, सीखने और ज्ञान के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण ही हमें देना है बच्चों के लिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? 1 मिनट स्टूडेंट, लग रहा है मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, 1 मिनट इसको चार्ज में से कनेक्ट तो। ओके माही, चलिए अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स लेवल है मेरे क्लास का वो इंक्रीज हो जाए ताकि ये सभी को हेल्पफुल हो जाए, ठीक है ना। हाँ 23 का जो राइट आंसर हमारा हुआ ये हो गया। चलिए 24 पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक प्रभावी शिक्षक उदासीन निर्देश और मानकीकृत मूल्यांकन पर केंद्रित हो, यानी इफेक्टिव टीचर किस तरह से होना चाहिए? अपने छात्रों की भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रखता है, गलत उत्तर के लिए छात्रों को दंडित करता है, ज्ञान के पुनरुत्पादन पर केंद्रित है जैसा कि यह है। Focuses on undifferentiated instruction of standardized assessment, take care of emotion needs of his student, pencilize student for wrong answer, focuses of reproduction of knowledge as it is, जैसा वो पढ़ रहा वैसे ही उसको पढ़ने दो, करने दो। 24 का गुंजन ने आंसर कर दिया है कि इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बी होगा। बिल्कुल राइट आंसर कर रही है गुंजन, इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बी ही होगा, ठीक है। अपने छात्रों की भावनाओं और जरूरतों का ख्याल रखता हुआ एक प्रभावी शिक्षक, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी 24 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाँ ज्योत्सना, आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल की बात हो रही है में छात्रों को पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है? छात्रों को समस्या के कई तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी भी समस्या को हल करने की एकल विधि को प्रोत्साहित करना, किसी भी समस्या के चरण दर चरण समाधान को निर्देशित करना, समूह के काम और सहकर्मी सहयोग को हतोत्साहित करना। Which of the following is the desirable practice in teaching student middle school? Encouraging student to figure out multiple way of problem solving, encouraging single method of solving any problem, deciding step by step solution of a problem, discouraging group work and peer collaboration.
नितेश जी का जवाब सबसे लास्ट में आ रहा है। नितेश, लग रहा है अभी आपने ज्वाइन किया है। 25 पे सभी आंसर करना, 25 का ए। बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमें मिडिल स्कूल हो या फिर प्राइमरी हो, हमें बच्चों को क्या करना है, समस्याओं को कई तरीकों से सोचने, उन्हें उस तरह से आंसर प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित करना है ना? तो इनकरेज करना है, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू फिगर आउट मल्टीपल वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो फर्स्ट ही होगा। हाँ, सबिता, फराह, ज्योत्सना, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बबीता जी, आपका भी आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। लंबे समय में इन अ लॉन्ग रन ओरिएंटेड गोल्स विल कीप स्टूडेंट इंट्रिंसिकली मोटिवेट, यानी कि बाह्य प्रेरक की बात, आंतरिक प्रेरक की बात हो रही है। लंबे समय में उन्मुख लक्ष्य छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित कब करेगा? इंट्रिंसिकली मोटिवेट। आंतरिक प्रेरणा किस में वो ज्यादा करेगा? प्रदर्शन, प्रतियोगिता, सीखना, परहेज, परफॉर्मेंस, कंपटीशन, लर्निंग या अवॉइडेंस? प्रियंका ने आंसर किया है 26 का सी। गुंजन भी बोल रही है सी। बिल्कुल, सीखना जो होगा वो उसको क्या करेगा? आंतरिक रूप से प्रेरित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गलत अवधारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन आर क्या है? छात्रों के बीच बनने के लिए असामान्य है, सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, विशुद्ध रूप से अतार्किक और निराधार है, शिक्षण में बाधा, सीखने की प्रक्रिया। 26 का सी से, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका 26 के लिए, बिल्कुल सही है। 27 नंबर के। माही के 4 रॉन्ग हो गए। चलिए कोई बात नहीं माही, कोशिश करते रहिए। आगे क्वेश्चन पे देखिएगा 27 का ए। इसका जो राइट होगा कि गलत अवधारणाएं क्या होती हैं? सीखने की प्रक्रिया में एक असामान्य हिस्सा है, सीखने की ही एक प्रक्रिया है ना, त्रुटियां भी बात कह सकते हैं। तो ये चीजें क्या असामान्य नहीं है, छात्रों के बीच बनने के लिए असामान्य नहीं है, सामान्य प्रक्रियाएं हैं। जहाँ पे हम बहुत सारे लोग होते हैं वहां किसी न किसी के प्रति कुछ असामान्य विचारधाराएं होती हैं, तो ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बोला, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मझधार में भी नैया पार नहीं होती, यही है ना? यस, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखिएगा। ये कथन वाले क्वेश्चन ना सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो ये बहुत आता है और सही कर लेंगे। असर्टेन है, इट इज important to encourage children to speculate over causes of various phenomena occurring around them। रीजन जो दिया गया, children seek to understand the causes of everything they see around them, and these causes explanation lead them toward construction of mini theories, choose the correct option। both A and R are true is correct explanation। both A and R are true, but R is not correct explanation। A is true, but R is false, both। हाँ सही बोला माही, मुझे याद नहीं था। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, बिल्कुल सही। चलिए इसका आंसर करिएगा सभी 28 का।
कि अभिकथन जो दिया है कि बच्चों के विभिन्न कारणों पर अटकलें लगाने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आसपास वाली घटनाओं के बीच में बच्चों की अटकलें लगाना महत्वपूर्ण है, इसको प्रोत्साहित करना है। बच्चे अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, उसका जो रीजन दिया गया है, बच्चे अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उनके कारणों को समझना चाहते हैं और ये कारण स्पष्टीकरण उन्हें मिनी सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। तो आपको बताना है कि दोनों कथन सत्य है और जो उसका रीजन दिया गया वो सत्य है कि नहीं है, आपको बताना है। हाँ, हिंदी में भी दिखा दिया है प्रियंका, हिंदी में भी देख लेना जिसको। 28 का ए। हाँ, बिल्कुल सही कर रही हैं प्रियंका आंसर कि दोनों कथन ही सही है। जो हमारे आसपास घटित होते हैं, बच्चे उस पे अटकलें लगाते हैं, इस चीज को हमें उन्हें प्रोत्साहित करना कि खुद से उसको आंसर करें और जो भी होता है उसके बारे में बच्चों की समझ का स्पष्टीकरण होता है वो उसके आधार पर एक छोटा सिद्धांत भी बनाते हैं। तो इसका जो दोनों होगा, बोथ आर राइट। और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। हाँ, 28 का 1 बिल्कुल सही आंसर किया सभी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक कथन आ गया। चलिए, इसको मैंने 2 स्लाइड में इसलिए लिया है ना कि दोनों को हिंदी और इंग्लिश में करने में ना दिक्कत होती है, एक में सही से नहीं आता, इसलिए मैंने इसको 2 स्लाइड में कर दिया है। अ टीचर शुड मेक एफर्ट्स टू कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट टू चिल्ड्रंस peerer experience at home। रीजन जो दिया गया, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल एज वेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में भी देख लेना। एक्चुअली मैंने दोनों पेज पे आंसर कर दिया, इसलिए दिख गया होगा, आंसर शो हो गया होगा, पर आप देना। शिक्षक को बच्चों के पूर्व अनुभव से नई अवधारणाओं को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए घर पर। ठीक है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो स्कूल के बाहर भी होती है। सही विकल्प चुने। 29 का सभी आंसर करना कि क्या होगा। ट्वेंटी नाइन का प्रियंका ने कहा ए। बिल्कुल सही आंसर किया कि दोनों कथन ही सही है। शिक्षक को बच्चों के पूर्व अनुभव को नई अवधारणाओं से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, यानी उन्होंने क्या पहले से सीखा है उसको जोड़ते हुए नए नॉलेज को उसे देना है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। और जो ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़ते हुए देखना है। तो दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, बोनस नंबर मिल गया माही। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राफिकल टूल क्या है, बतलाया गया डैश। ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप ऑन गिवन टॉपिक इज कॉल्ड एनालॉजी, क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम या कॉन्सेप्ट मैप, या बोलेंगे वर्बलाइजेशन। सादृश्य, एल्गोरिथम, अवधारणा मानचित्र या मौखिकरण। अगर आपको याद होगा तो कल भी एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, आपका भी आंसर लिया अली। मैंने आपको भी ये बोला था कि आप भी आंसर सही कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों पर ध्यान दे रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं केवल एक मेंबर्स को बोल रही हूँ। और सभी स्टूडेंट मेरे लिए स्पेशल हो, सभी के आंसर सही होने चाहिए। ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि इस तरह का प्रश्न मैंने कल भी एक कराया था, उसमें आपको उल्टा पूछा था। ये कर रहे हैं, माही भी यही बोल रही हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, किसी दिए गए विषय के ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ग्राफिकल टूल, यानी एक चित्र, कहते हैं ना, अपने दिमाग में बनाना। इस तरह का क्वेश्चन कल अवधारणा मानचित्र किसी समस्याओं को समझने और व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन कल आपका फर्स्ट पेपर का था। उसमें इसी कॉन्सेप्ट को जस्ट उल्टा करके पूछा था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। उसने अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए पूछा था ना, हम ज्ञान को क्या करते हैं, संबंध व्यवस्थित करते हैं, खोज करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड होगा।
अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट ऑफ मैप, यानी दिमाग में कुछ इस तरह का चित्र बनाना और उसके आधार पे ज्ञान को संगठित करके हम एक प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ प्रियंका बिल्कुल राइट आंसर कर रही हैं, सी होगा। हाँ सविता। रोहित भी बोल रहे हैं सी। हाँ काशिम अली, डॉक्टर एक्स कासिम अली आपका एक्चुअली पूरा नाम आ रहा है। तो आपका 28 का ए आप बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना। जरीन बोल रही है मैम आज मेरा बहुत गलत हो गया है। माही का है 25, ठीक है 30 में 25। चलिए, बट आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है और आप भी समझ रहे होंगे कि आपका प्रैक्टिस होने पे इतना सही हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जरीन 22, माही, प्रियंका कुमारी का 26, ज्योत्सना 25। मेरे लिए तो आप सभी अच्छा ही कर रहे हो, ठीक है ना। जिस हिसाब से आपने थियोरी क्लासेस आई थिंक आप लोगों ने नहीं ली है, शाहीन और रोहित इन लोगों ने मेरी थियोरी क्लासेस काफी ली हैं, ज्योत्सना ने भी ली है मेरी क्लासेस। बट एमसीक्यू जब आप स्टार्ट हुआ ना फिर आए, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलती हूँ। सबिता बोल रही हैं इनका 25 है, ठीक है, सभी का गुड स्कोर है, सभी अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करोगे। प्रैक्टिस में हम लगे हैं तो हमारी मेहनत सफल होगी। अभी क्या किसी को सीडीपी में कोई प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम बच्चे जब आते थे ना तो यही बोलते थे कि मेरे से सीडीपी होगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा है, ठीक है। थैंक यू सविता, थैंक यू ऑल ऑफ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, कल नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे सभी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, सभी को थैंक यू। और मेरी वजह से अगर आपका 10% भी हेल्प होता है ना, तो मैं इससे ज्यादा अपने आप को खुश नहीं मानूंगी। अगर आप सक्सेस हो गए एग्जाम में और बोलो कि आपकी वजह से मेरा ये क्लियर हो गया या आपके पढ़ाने से मेरा 10% का भी लाभ हुआ ना, तो ये मेरी पढ़ाई का सबसे बड़ा कहेंगे ना गुरु दक्षिणा वही हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ।